Okay, hello and very big welcome back. So good morning to all of you, and straight away there is a question from Shesh, and that is आप सिर्फ 12th वाला ही lectures upload कर रहे हो? ऐसे कोई वो नहीं है. It's just that कुछ ऐसे हुआ था कि जिसके वजह से अभी बोला गया है कि 11th वाले lectures को भी थोड़ा सा I mean it's not that they are not being uploaded, but only those students who are in need of it can just probably message me, and I will provide you the link. ऐसे नहीं कि uploaded नहीं हो रहा. And maybe in few days or few weeks maybe थोड़ा सा backdated करके धीरे-धीरे उसको अपलोड करेंगे. ऐसे नहीं है, ठीक है ना? So that's the status. ठीक है ना? So lots of queries on this front. चलो, anyway, let's begin the proceedings of the day. पहली बात तो कुछ queries आया हुआ है. I hope you could see the paper finally. या पेपर नहीं मिला, मतलब गूगल क्लासरूम में जाके पेपर मिल गया था? What's the status? Yeah. Good morning, sir. Good morning. गूगल क्लासरूम में जाके could you access the paper? या नहीं? सर हो गया था एक्सेस. अच्छा, हो गया. चलो, ठीक. तो लाइक उसके बेसिस पे कुछ आई थिंक एक क्वेश्चन नंबर 8 को लेके थोड़ा सा इश्यूज थे. मैं एक बार जरा देख लूं. अच्छा, ये ना 8 इज लाइक ऑन कन्वर्जन फैक्टर, है ना? तो वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर, isn't it? That's what the question is on. कन्वर्जन फैक्टर. अब कन्वर्जन फैक्टर निकलता कैसे है ना? ना ओल्ड सिस्टम बाय न्यू सिस्टम, है ना? तो जैसे 1 जूल को अगर मान लो अर्ग में कन्वर्ट करना, तो कितना अर्ग होगा? Because that is what the question is all about. Let's say हम कैसे करेंगे ना? पहले तो जूल को एक्सप्रेस करेंगे नॉर्मल एसआई यूनिट्स में, मतलब एसआई फॉर्म में. One has already raised the same question. चलो, तो यानी एसआई फॉर्म में बोलेंगे तो यानी जूल कितना हो जाता है? m l स्क्वायर t माइनस. तो हम बोलते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है ना? तो लाइक व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर एग्जैक्टली? तो कन्वर्जन फैक्टर होता है ओल्ड सिस्टम यानी m si by m cgs, है ना? इस तरीके से करते हैं ना. मतलब अगर उस सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कोई और सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उस हिसाब से करेंगे, है ना? फिर LSI by LCGS वो भी स्क्वायर इनटू फिर t to the power -2 by t to the power -2, इसका भी SI और इसका भी CGS. ऐसे करते थे ना. तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आ जाता था ना? सीजीएस में एक्चुअली क्या ना, इसको दो तरीके से सोच सकते हो. या तो इस तरीके से सोचो कि MSI इज लाइक केजी, तो दैट इज 1000 ग्राम, और MCGS इज ग्राम, तो 1000 का फैक्टर आता. लेकिन इसको सोचने का एक और तरीका भी है. तरीका क्या है कि इसको केजी रहने दो, तो ये तो केजी है, कोई दिक्कत नहीं. ये जो सीजीएस है मास में, है ना, ये कितना है? 1/1000 kg. वी कैन से दैट ना. तो 1/1000 kg, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मास इज अल्फा केजी. तो अल्फा कैन बी इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, तो अल्फा कैन बी इन दिस केस व्हाट? 1/1000. क्यों? क्योंकि भाई नया यूनिट में सीजीएस का हो गया, तो सीजीएस तो 1/1000 हो गया. तो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू 1/1000. ठीक है? और LSI का स्क्वायर हो गया. तो अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो इसको लिखो एज सेंटीमीटर और इसको लिखो 100 सेंटीमीटर. दैट्स वन वे, है ना? दैट इज वन वे.
और दूसरा तरीका होता है कि लाइक सॉरी इसको सेंटीमीटर लिखो, इसको लिखो 100 सेंटीमीटर, फिर उसका 100 का स्क्वायर। एक और तरीका होता है कि इसको लिखो मीटर, है ना, इसको लिखो मीटर और इसको लिखो 1/100 मीटर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बीटा है दैट इज लेंथ, तो न्यू यूनिट है बीटा मीटर, तो बीटा क्या हो जाएगा इन दिस केस 1/100 मीटर, क्योंकि ये जो सीजीएस यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, है या नहीं? तो यानी बीटा हो गया इक्वल टू 1/100 इन मीटर्स ऑफ कोर्स। ध्यान रखना ये थोड़ा सा यहाँ पे डाइकोटोमी है, सेंटीमीटर और मीटर का खेल है और कोई नहीं, ठीक है ना? ओके, so therefore it will become meter square by 1/100 meter का स्क्वायर। यहाँ एक काम करो 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर और ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। और क्या लास्ट में सेकेंड, तो सेकेंड का तो इस केस में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बट अगर मान लो सेकेंड में भी अगर एक कन्वर्जन फैक्टर डाल, जैसे गामा सेकेंड कर, सपोज कोई न्यू यूनिट बनाया मैंने, सपोज मैंने कोई न्यू यूनिट बनाया 1/10 सेकेंड को एज ए न्यू यूनिट, ठीक है, तो वो गामा आ गया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टू द पावर -2। कैसे ना, टू द पावर -2 हो जाएगा और इसको बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 1/10 या जो भी whatever है। लेकिन अगर मान लो 1 है तब तो अच्छी बात है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो इन दैट केस गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी समझो कि कन्वर्जन फैक्टर कितना है फाइनल, बिकॉज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कन्वर्जन फैक्टर, है ना। तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आ गया ना, इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू लुक एट ये अल्फा हो गया, यानी इक्वल टू 1/अल्फा, बिकॉज़ द न्यू यूनिट इज अल्फा केजी, ठीक है। और लेंथ का बीटा तो लाइक 1/बीटा स्क्वायर, और ये गामा है लेकिन टू द पावर -2, है ना, गामा है लेकिन टू द पावर -2, तो यानी मतलब हाँ, यानी गामा हो गया 1/गामा लेकिन टू द पावर -2, तो यानी गामा ऊपर चला, तो गामा स्क्वायर आ गया। So therefore, what I'm getting is that if I have to convert, let's say, 1 joule into a new unit, this is the conversion factor, यानी गामा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। इस केस में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा देखो 1 जूल को अगर मैं अर्ग में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आंसर आता है 10⁻⁷, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ तो गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाय नीचे है अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा हो गया 1/1000 इंटू बीटा स्क्वायर, तो यानी 1/100 का होल स्क्वायर, यानी इक्वल टू 10⁻⁷। और न्यू यूनिट क्या है, अर्ग, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग is what you are getting, है ना। So that is the understanding of the question. देख लो अच्छे से। So in this case what you are supposed to interpret is that इस बार जो कन्वर्जन फैक्टर है वो केजी, मतलब वो खुद ऐसा यूनिट में दे रखा, ये चीज, ठीक है ना। अब इसमें अगर कुछ if you want to discuss something please tell them। मतलब मैंने एनालॉगसली इसको वो किया, तो इस केस में अल्फा हो गया 1/1000 केजी, बीटा हो गया 1/100, एंड in our parlance if I have to convert joule to erg, let's say, in that case gamma is equal to 1, क्योंकि हम लोगों ने जब जूल से erg हम कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट में ही कर रहे हैं, यानी सेकंड भी रही रहता है ना। So that's your question number 8। और कोई है क्वेश्चन डिस्कस करने लायक?
सर कुछ क्वेश्चन जिनमें डायमेंशन निकालनी थी सर, उसमें फॉर्मूलेज भी नहीं गिवन थे। फॉर्मूला अगर याद होगा मैंने बताया था, इस दैट क्लास में जो फॉर्मूला बताया गया है, दोज आर सपोज टू बी रिमेम्बर्ड। जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब क्लास में अगर याद होगा बताया गया है ना। तो वो तो हम सर एक्सपेक्ट, रेजिस्टेंस वगैरह के तो याद थे सर, वो सरफेस टेंशन का भी रखना था क्या रहा? किसमें सरफेस टेंशन है? सर मैं कह रहा था सरफेस टेंशन का भी याद रखना था क्या? हाँ, तो क्या सरफेस टेंशन आया था क्या? नहीं आया था ना? हाँ जी सर, आया था वो तो। अच्छा आया था, चलो कोई बात नहीं। तो सरफेस टेंशन को तो मालूम ही था, मैंने बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देयर इज हाँ वन सर मोर, बताया था आपने। एक और 19th का भी पूछा जा रहा है। तो 19th में है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड ऑन दिस थिंग, द वेट इन एयर इज दिस एंड द वेट इन वाटर इज दिस। ओके, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है ना? तो I is in this batch. एक सेकंड रुक जाओ। अब एक जो है ना इस बैच में आना चाह रहा है, चल मैं इसको बता देता हूँ। स्वयं तुम्हारे क्लास अभी यहाँ पे नहीं है बेटे, चलो कोई नहीं। तो लेट्स नाउ डिस्कस दिस पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। Okay, in question number 19, it is asking about relative density. Relative density का फॉर्मूला क्या है ना? तो relative density का जो फॉर्मूला है वो है weight in air, okay, of an object and the same weight of or others the weight of water of same volume. अब इसको कैसे निकाला जाता है ना? तो इसका तरीका होता है weight in air upon weight in air minus weight in water. So this is actually relative density, है ना? ये होता है relative density. तो ये एक्चुअली होता है रिडक्शन। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब जब एरर निकालेंगे तो देखो वेट इन एयर का तो दे रखा है ना? तो 10 और 0.1, यानी इसका परसेंटेज एरर कितना आ गया? 0.1/10, है ना? चलो 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर है 10 प्लस माइनस 0.1 और वेट इन वाटर इज 5 प्लस माइनस 0.1। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 5, और एरर को भी ध्यान रखूंगा तो 5 प्लस माइनस 0.2, है ना? तो ये हो जाएगा बेसिकली 5 प्लस माइनस 0.2 और ये है 10 प्लस माइनस 0.1, ठीक है ना? ये आ रहा है, यानी आ गया 0.2/5, ठीक है? तो ये हो गया 1/100 और ये 2/50 मीन्स 4/100, यानी इक्वल टू 5%। दैट्स द आंसर। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? Yes, any other question?
सर एक वो वाला था ना सर जिसमें मतलब इंटरवल ऑफ सेकंड्स दे रखा था सर, मतलब 51.51। मैं बताता हूँ सर एक सेकंड। Ashita says कि paper is not accessible in through Google Classroom. नहीं, पेपर तुम दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे, बट पेपर एक्सेसिबल है. You can just click and get the paper, but you cannot submit it once. No, sir, it is showing you have submitted the response. हाँ, तो यानी दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे, बट अगर क्लिक करोगे तो पेपर यू कैन जस्ट गेट द पेपर. दिस व्हाट आई नो. दिस इज व्हाट आई वाज इन्फॉर्म्ड. मैंने एक बार फिर भी चेक कर लेना इन केस अगर कुछ इसमें ग्लिच है तो. ठीक है, चल एनीवे, और कोई क्वेश्चन? अभी तो और किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो लेट्स से इन दैट केस गो बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन. सर एक है सर। हाँ, बोलो बोलो. सर 17th। 17. Uh, 17 पे बोल रहे हैं कि a person measures the depth of the well by this. ठीक, देखो 17 में क्या हो रहा है, एक पत्थर को गिराया मैंने, तो 2h/g अंडर रूट, तो उसको गिरने में लग गया, फिर उसके साउंड को वापस ट्रैवल करने में भी लगा. तो दैट इज द केस है. और कितना लगेगा? h हाइट तक गया और फिर साउंड आया. सर 2 सेकंड। हाँ बेटे. सर गिरने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, फिर बाद में तो साउंड का। अच्छा, वो 20 मीटर्स दिया. हाँ ठीक है, तो जो भी है, यानी जो टोटल टाइम कितना लग रहा है 20 मीटर्स है, तो यानी चलो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस h/v. ये टाइम लगेगा. और हमें क्या पूछा है? डेल्टा l बाय l का वैल्यू, मतलब डेल्टा h बाय h का वैल्यू. चलो ठीक, तो यानी फिर t प्लस डेल्टा t या t प्लस डेल्टा t क्या हो जाएगा, है ना, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h प्लस डेल्टा h बाय g प्लस h प्लस डेल्टा h बाय v. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अंडर रूट ऑफ 2h बाय g अगर मैं कॉमन ले लूं, इन दैट केस क्या आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा h टू द पावर हाफ, which is approximately 1 plus half of delta h by h. प्लस यहाँ पे अगर h by v कॉमन लेता हूँ तो आता है 1 प्लस डेल्टा h by h. ठीक है ना, ये आ रहा है. तो इसमें से ये तो t आ गया, ये वाला पार्ट जो है ना t आ जाएगा. तो देयरफॉर डेल्टा t कितना आ गया? डेल्टा t आ गया अंडर रूट ऑफ 2h by g इंटू हाफ इंटू डेल्टा h by h प्लस h by v भी हट गया, प्लस h by v इंटू डेल्टा h by h. दिया गया डेल्टा t, है ना. अब क्या पूछा है देखो जरा, है ना, तो डेल्टा t तो आ ही गया, तो इसमें भी डेल्टा h कॉमन ले लो, बाय h इंटू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h by g प्लस h by v. I think h का वैल्यू दे रखा है, put here in this particular question, put here h is equal to 20. ठीक है, h is equal to 20, v is equal to 300, g के जगह तो 10 ही ले लो. ये देखो
ठीक है, और टी कितना आ रहा है, टी तो हो गया √2h/g, तो लाइक h 20 है, तो 40/g यानी t is 2 seconds. ठीक है ना, अब आई थिंक वी कैन नाउ फाइंड इट आउट, चेक कर लो. h/v भी है, हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो वैल्यूज है वो सब आ जाएंगे, आप सब वैल्यूज ऑफ नोन वैल्यूज के अंदर आ, है ना, तो नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट्स इट. तो हमें तो ये निकालना डेल्टा h/h. ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट. सर एक बार, हाँ सर मैं कह रहा था साइड हो जाना सर एक. अच्छा अच्छा, चलो जो भी आ रहा है इसका अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट देख ले, जो भी आ रहा हो, है ना. हो गया सर. चलो ठीक. Ashita has also asked question number 16. Let's also discuss quickly. A plus B plus C plus D is equal to 0. 4 वेक्टर्स 0 हो गए. तो पहला ऑप्शन है A B C D must be each null vector. ये तो जरूरी नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है कि A और B और C और D और दोनों. सर एक्चुअली ये वाला नहीं है, पेपर एसेसिबल नहीं है ना, सो आई कैन नॉट गेस द क्वेश्चन नंबर. तो फिर तो क्वेश्चन या तो कुछ हिंट दे दो. सर इस टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन के प्रीवियस वाला ही है शायद. टाइम पीरियड के प्रीवियस तो यही है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. सर आज मैं पेपर देखने की कोशिश करूंगी सर, कल पूछ लूंगी. चलो ठीक है, इनकेस अगर कुछ ऐसे होगा तो मुझे मैसेज कर देना, देन आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट देन. ठीक है ना. 1515. 15. यस सर. 15. क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन 15 वही है ना जो 2 वेक्टर्स A और B. यस सर. अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पे. In the meanwhile, Abhay has also asked a question, and that is with respect to JEE, what is the weightage of errors chapter? देखो errors chapter से क्या होगा, एक क्वेश्चन है. मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आ गया तो 2 आ सकता है, वो भी मुश्किल ही है. मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आएंगे, पर पता क्या है, ये जो वेटेज पूछते हो ना, इसके आंसर थोड़ा रिस्की होता है. अब मैं बता दूं रिस्की क्यों है. सपोज एक कंप्रेंशन पैसेज आ गया किसी एक टॉपिक, चाहे कोई सा भी टॉपिक, एरर का भी हो सकता है. अब पैसेज में 3 क्वेश्चंस है या नहीं, तो देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट वेटेज. बट हाँ, अगर कंप्रेंशन पैसेज में नहीं आ रहा है तो इन दैट केस एरर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते. दैट इज व्हाट. बट जब कंप्रेंशन में आता है तो क्या, तो वो तीनों क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक का हो गया ना. और अगर एरर का ही लेट्स से अगर कंप्रेंशन पैसेज आ जाए तो 3 क्वेश्चंस हो गए. चलो एनीवे, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल. ठीक है ना. सो लाइक इट डिपेंड्स, आई मीन हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन. ठीक है. एनीवे, अगर किसी और को अगर कुछ और इसमें होता है तो देन वी विल सॉर्ट इट आउट. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड. हमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना. तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन का इंपॉर्टेंस हमने देखा था. आज मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. और वो है जो कल वाला क्वेश्चन किया था उसी का एक्सटेंशन. तो आज मैं इसमें एक न्यूमेरिकल दे दूं. ठीक है ना. ये 37 डिग्री
और ये 80 मीटर्स है। कल हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किए थे, आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके फिर दे, और वो ये है कि E इज इक्वल टू हाफ है, ये दिया हुआ है दैट E इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो तुमको फाइंड आउट करना है R1 is to R2. To find R1 is to R2. सर हमने ड्रॉप करा है उसको। हाँ हाँ 80 मीटर से ड्रॉप किया। इन द मीनवाइल मैं थोड़ा सा वो 15 क्वेश्चन जो ध्रुव ने पूछा था उसका आंसर दे देता हूँ। Two vectors A B are inclined at an angle theta. ठीक है ना, two vectors A B are inclined at an angle of theta. Let the angle between A and the resultant be beta. तो ये A वेक्टर हो गया मान लो, ये B वेक्टर हो गया और ये रिजल्टेंट, और वो एंगल मान लो है बीटा। अब वो कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं, देखता हूं मैं क्या क्या है। Then which of the following is possible? सिर्फ पॉसिबल पूछा है, होगा जरूरी नहीं है, बट क्या ये फिजिबल है या नहीं, तो दैट्स द क्वेश्चन। पहली बात तो बीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन थीटा। आई थिंक दैट इज तो है, वो तो है ही ऑब्वियस है ना। चलो यानी फर्स्ट तो हो गया। बी इज दैट बीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है ना, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो भी इसका होगा इनके बीचों बीच कोई एंगल होगा, मिडल नहीं बोला मैंने, समवेयर इन बिटवीन होगा, तो बी तो पॉसिबल नहीं है, बीटा इज इक्वल टू थीटा है ना। ओके वैसे इसका हो सकता है कि तुम एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कर रहे होंगे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, और वो ये है, और वो ये, अच्छा इसका आंसर एक आ चुका है, शीर्ष ने एक आंसर दिया है इसका R1 स्टार्ट। मैं बस थोड़ा सा रुक जाओ शीर्ष, मैं अभी इसके क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, तब तक इसका देख लेता हूं। हो सकता है तुम बोलोगे कि अगर मान लो ये बी वेक्टर नल वेक्टर हो जाए तो एक चांस तो है ना, तो अगर बी वेक्टर नल वेक्टर हो जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर नल वेक्टर अगर बी वेक्टर हो जाए तो इन दैट केस ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना। तो मतलब बेसिकली रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर ही, बेसिकली बी तो रहा ही नहीं, बट वो प्रोविजन है नहीं इस क्वेश्चन में। पता है क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड थीटा इज नाइदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री, यानी थीटा का कोई डेफिनेट वैल्यू है, नल वेक्टर के साथ कोई एंगल नहीं बनता। सो देयरफॉर वन हिंट इन दिस क्वेश्चन इज दैट ए और बी वेक्टर में कोई भी नल वेक्टर नहीं, और वैसे भी हम लोग नल वेक्टर एज्यूम करके सॉल्व भी नहीं, ठीक है ना। चलो एनीवे, यानी बी ऑप्शन तो नहीं हो पाए। C is that beta is equal to 180 minus theta. ठीक है, ये कोई ना कोई एंगल पे फिजिबल हो सकता है, पता है क्यों? 120 डिग्री पे हो जाएगा सर, जैसे दो वेक्टर्स अगर- इक्वल है और 120 equal- डिग्री पे इंक्लाइन है। हाँ, अगर इक्वल होगा, दैट्स राइट, है ना। तो दैट इज वन एग्जांपल, आई मीन, बट इन जनरल अगर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज किया जाए तो ये आ रहा है कि देखो सपोज ये ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर, सपोज, तो अगर मैं देखता हूं तो इन दैट केस देखो, यू नो लाइक इसको इस तरह से कर लो, नहीं थोड़ा बड़ा कर लो, ए वेक्टर छोटा रख लो, बी वेक्टर बड़ा रख लो। अभी अगर रिजल्टेंट में देखता हूं तो यहाँ पे आ, और अगर मैं इसको एकदम झुका दूंगा, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे एंगल रखूंगा, इन दैट केस देखो रिजल्टेंट ये आएगा, मतलब जो भी आएगा ऐसे कुछ आएगा, यानी आर यू गेटिंग इट, है ना, ये आ गया। The angle is very small, rather beta is very small, क्योंकि theta is very small. अब मैं काम करता हूँ इस वेक्टर को इधर लेके आता और एकदम ऐसे कर देता, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो यानी अब रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे होगा, है ना। यानी जैसे जैसे इस बी वेक्टर को मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो ये वाला भी देखो 0 से ऑलमोस्ट 180 पहुंच, यानी कोई ना कोई एंगल पे तो 180 माइनस थीटा भी होगा ना। सो दैट्स अ लॉजिकल अप्रोच, ठीक है ना। बाकी ये वाला तो आंसर बिल्कुल सही है कि अगर बाई चांस ए और बी लेट से बराबर हो जाए और अगर मान लो 120 डिग्री पे होता है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, वो यू नो जो है
अब यानी थीटा अगर 120 डिग्री होता है तो बीटा क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा और वो होगा 60 डिग्री, तो विच इज व्हाट ना 180 माइनस थीटा। यानी पॉसिबल तो हुआ ना, सी द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि होगा, क्वेश्चन इज आस्किंग क्या पॉसिबल है, आंसर इज यस पॉसिबल, ठीक है ना। तो यानी सी तो पॉसिबल हुआ, और डी है बीटा इज इक्वल टू लेस देन थीटा बाय 2 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कब होगा ना, जब ए बी से बड़ा हो जाए, है ना। तो अगर मान लो ए ऐसे होता है और बी ऐसे होता है, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया बीटा, है ना। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड अगर बी से ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इन दैट केस ये जो बीटा है ये देखो थीटा बाय 2 से कम होगा, और उल्टा भी है। अगर मान लो बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा होता है, तो इन दैट केस बीटा विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली तो नहीं पता, बट बीटा विल बी ग्रेटर देन थीटा बाय 2, बट ऑब्वियसली लेस देन थीटा, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। नवांश से कि 180 का जीरो इन बी पर रेस्ट्रिक्शन कहाँ किया, क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, मतलब ये कि नल वेक्टर को हमने हटा दिया और कोई नहीं, वी हैव जस्ट रिमूव द आइडिया ऑफ या प्रोविजन या पॉसिबिलिटी ऑफ नल वेक्टर, ठीक है ना, दैट्स द केस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर जैसे जो दो डायरेक्शन कोसाइंस वाले एमसीक्यू भी थे, उनमें हाँ। सर जो उनका मतलब प्लस माइनस साइन कैसे क्या पता करना था? नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन तो माइनस भी आता है, कोई तो दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे सर ऑप्शन थे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो फिर एक ऑप्शन ऐसा था 4i समझे कैप नहीं? माइनस 3j कैप माइनस 5k। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन में साइन हो सकता है, जैसे कई बार एंगल तो यू नो डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से, मतलब जैसे डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लेट्स से a बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन a नेगेटिव तो हो सकता है, तो वो चीज कहने का मतलब। ये सर तो वो पता कैसे करना है सर कि नेगेटिव है तो दिया पॉजिटिव? रहेगा ना, डायरेक्शन कोसाइन में साइन भी होगा, तो अगर सारे पॉजिटिव दिया तो यानी पॉजिटिव है, बट अगर मान लो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, है ना। Okay, ये sir. चीज। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो ठीक है, जस्ट टू रेस्ट द मैटर, सपोज एक वेक्टर है, वैसे तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन जनरली 3D वाले चीज पे ज्यादा यूज करते हैं, बट 2D में भी वैलिड है। तो लेट अस से एक वेक्टर xy प्लेन पे, xy प्लेन पे, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मान लो 60 डिग्री है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ये भी 60 डिग्री है मान लो इस तरफ से, तो क्या इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा? नहीं होगा ना, नो सर। है ना। तो वो चीज, तो देयरफॉर इस केस में अगर देखोगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव होगा व्हेन इट कम्स टू द एक्स वाला डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव होगा तो वी विल राइट इट अकॉर्डिंगली, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो एनीवे, अब इस क्वेश्चन का आंसर आने 180 और लगा। 0 तो मना नहीं किया ना, मतलब हाँ? 180 और 0 तो मना नहीं किया ना नहीं पार्ट मना बी तो में? किया ना, क्योंकि थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन, अच्छा ओके। ठीक है ना। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। टू वेक्टर्स a and b are inclined at an angle theta with respect to each other such that theta not equal to 0 डिग्री, theta not equal to 180 डिग्री, फिर लेट एंगल वो सब चीजें, उसके बाद तो थीटा और बीटा डिफाइन किया, फिर ऑप्शन चॉइसेस। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये 80 मीटर से ऊपर आया, मतलब 80 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो यानी इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh, यानी अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ये होगा 1600 एंड दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। देखो तो देयरफॉर ये 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब ये जो 40 है इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो करना पड़ेगा, ये हो गया 40, ये हो गया 40 cos 53 और ये 40 sin। अब cos 53 कितना होता है ना, 3/5, है ना, यानी 40 into 3/5 यानी हो गया 24, और ये हो गया 40 into 4/5 यानी 32। अब क्योंकि e is equal to half है, तो वो उस पे तो उसको तो इम्पैक्ट करेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल को, मतलब हॉरिजॉन्टल बोलते हैं अब मैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर, वर्टिकल को करेगा ऑब्वियसली। तो वर्टिकल को कितना किया इसने, ये हो जाएगा 16, और अगर मैं इसके एक्सेलरेशन देखता हूं तो इधर हो गया g sin थीटा
तो जी साइन 37 डिग्री यानी 10 इंटू 3/5 यानी इधर हो गया 6, है ना, और इधर हो गया जी cos 37 डिग्री यानी हो गया 8। तो इसका एक्सेलेरेशन इधर 8 हो गया, है ना। तो क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन 8 आ गया, जरा ध्यान से देखो, ओके, नवांश सेठ की वो गूगल फॉर्म में पीडीएफ ओपन करने में दिक्कत आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसको मैं देखता हूँ आज क्या प्रॉब्लम है। कईयों को दिक्कत आया, सबको नहीं आया, कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। चलो व्हाटएवर। हाँ, तो जो मैं कह रहा था सर 8 हो गया और ये 16 है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट सर 2u sin theta by g cos alpha। हाँ, तो मतलब कितना हुआ फाइनली? 16 और 8, 4। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकंड। Yes. हो गया। तो उतने देर में R1 कवर होगा। तो R1 का जो U है वो 24 है, यानी R1 हो गया QT प्लस हाफ A मतलब 6 इंटू T स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 96 प्लस ये आ गया 48, 144। ठीक है ना, यानी आ गया इक्वल टू 144। ये तो क्या R1। अच्छा, इतने देर में ये जो 24 है, ये 4 सेकंड में इसका वैल्यू बढ़ गया हो, तो 6 और 4, 6 का एक्सेलरेशन है, 4 का, यानी अगले कोलिजन में जो x वाला वेलोसिटी है, अगले कोलिजन का जो x वाला वेलोसिटी है वो हो जाएगा 48, है ना। 24 था और 4 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा 6 into 4 24, so it will become 48। अच्छा, y का वेलोसिटी अभी फिर से आएगा 32, सॉरी 16, लेकिन बाउंस बैक कितने में करेंगे? 8 हो जाएगा, ये 8 आ, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में e का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो बाउंस बैक 8 में किया, तो बाउंस बैक अगर 8 में किया तो यानी इस बार सेकंड के फर्स्ट कोलिजन की बात करें, ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। और सेकंड प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है? सेकंड प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ जाएगा ना? 2 सेकंड्स, है ना, क्योंकि 8 है और एक्सेलरेशन तो वही 8 ही है, तो कोई चेंज तो है नहीं। तो वो 2u by g, g मतलब इन द सेंस एक्सेलरेशन, तो 2 into 8 16 by 8 यानी 2 सेकंड्स होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इनिशियल वेलोसिटी इस बार लेकिन है 40 है, ये हो जाएगा r2 is equal to 48 into 2 plus half into 6 into 2 square, 108. 96 plus 12 is equal to 108 plus that's ये रेंज है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रेंज आ गया इन दिस केस इक्वल टू 4:3। कुछ आंसर्स ऑलरेडी आए हुए हैं। लावण्य ने दिया है 12:5, Arhan has given 2:1, Aviral 2:1, Ishita I think you have given just the first range, I mean, ठीक है, that's correct. Aryan has little changed to 16:3, Yash has given 4, उत्कर्ष 8/3, फिर बाद में चेंज भी किया, आर्यन ने बाद में आंसर ठीक कर दिया, बाद में 12/5, शेष से इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी सर 4:3 आ रहा है सर इससे जो आपने वही आंसर वही है 4:3, ठीक है। तो कईयों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स आए हुए, चलो डजंट मैटर। सर इसका कोई शॉर्टर वे है? हाँ जी बेटे, सर इसका कोई शॉर्टर वे है कैलकुलेट करने का, मतलब देखो जनरल? शॉर्टर वे क्या है, मतलब तुम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते, कैसे ना, यू नो, राइट इट एज ux uy, है ना, तो ये uy/2 हो गया और uy/2 और अपॉन g cos अल्फा, तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसके बाद अगर एक्सप्रेशन डिराइव करो तो देखना कल हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, है ना, अगर यू नो ड्रॉप करो, यस वी कैन, बट देन यू नो व्हाट, आई वुड नॉट बी वेरी कीन ऑन सच एक्सप्रेशंस। क्यों? क्योंकि कितना याद रखोगे बताओ, ऑनेस्टली स्पीक। हाँ सर। तो उसके चक्कर में ना एफर्ट ज्यादा हो जाता है। और मैं एक चीज और बताऊं, बहुत ज्यादा अगर तुम फॉर्मूले, एक्सप्रेशंस, फाइनल रिजल्ट्स अगर इस तरीके से याद करने का टेंडेंसी बनाते हो ना, इधर कैसे एक दिक्कत और भी आ जाता है, वो मिक्सअप होने लगता है। मिक्सअप मतलब इसका उधर लगा दोगे, उसका इधर लगा दिया,
तो आई वुड नॉट बी वेरी कीन कि तुम फॉर्मूला ड्रिवन या कुछ रिजल्ट ड्रिवन हो जाओ, है ना। तो कुछ अगर प्रॉपर्टीज है वो याद रखने में तो फायदा है, बट जो क्वेश्चंस के रिजल्ट होता है वो याद रखने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन अगर नहीं आया, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रोविजन में मतलब चेंज कर दिया सिचुएशन में, तो वो सारा जो एक्सप्रेशंस तुमने याद किया सब बेकार हो जाता है। तो तुमको एनीवे एक न्यू थॉट, न्यू अप्रोच, न्यू फॉर्मुलेशन की तरह इन्हें ट्रीट करना है। लाइक यू डोंट गेन मच, ये चक्कर। आई थिंक वी आर डूइंग द अप्रोचेस, आई थिंक अप्रोचेस से ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज दैट विल बी लाइक मोर प्रोडक्टिव आल्सो फॉर यू, है ना। चलो, इन द सेंस की आंसर आ गया इस केस में 4:3, थोड़े से कम करेक्ट आंसर्स आए थे, बट चलो कोई नहीं, डजंट मैटर, है ना, डजंट मैटर। एक सेकंड, okay, next question is like this, that again there is an incline 37 degree, okay, and it is given that the projectile has been thrown with some height, with some velocity, ठीक है ना, with some velocity, and the angle is given as 74 degree with respect to the ground, and it is given that it hits the incline perpendicularly. ये given, so it's given that it is hitting the incline exactly perpendicular. Question is, find the range. So find range if the projectile lands perpendicular to incline. चलो जल्दी करो। सर हमको यू नहीं दिया। नहीं, यू नहीं दिया, एंगल दिया हुआ। सर इस केस में ऐसा हो नहीं सकता। That also could be an answer. That can be an answer. Yes, sir. That can be an answer. Yes, I agree. चलो, let me start now. देखो, इतना तो मुझे पता चल गया कि ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये हो जाएगा g sin 37 डिग्री, that is 4, ठीक है ना, and this acceleration is 6. सर वो 6 होगा, ये 4। 6 और 8 होगा। 6 और 8 होगा ना। सर ऐसा होगा ही नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक, पॉसिबिलिटी है, आई एग्री। इसका वेलोसिटी क्या है ना, u cos 37, यानी 4/5 u, है ना। अच्छा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस समय इसका जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं। दैट इज व्हाट इज द केस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा कितना? व्हेन आई से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आई ओनली मीन अलोंग द
confuse नहीं किया। ठीक है, जब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कह रहा हूँ तो आई एम मीनिंग ओनली अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइन जो है 6 है और 8 है इसके एक्सेलरेशंस, और जो है यहाँ पे जाके अगर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो यानी इस वक्त इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। चलो देखते हैं, तो 4/5u माइनस है ना 6। अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ये अगर 4/5u होता है क्योंकि cos 37 है, तो ये sin 37 है 3/5u, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 3/5u by 8 into 2 8 इसलिए into 2 सर उधर से भी आया। है ना, तो यानी कितना आ गया? इक्वेट कर दो जो भी आएगा दोनों से। 3u by है ना 3u by 20। 20 अब देखो इसके जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर टाइम t कितना आ जाए, है ना, तो आ गया 4/5u माइनस 80 यानी 6 इनटू t मतलब हो गया 3u by 20 इनटू 3u by 20, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, if you are getting it in this particular case, तो 9/10 यानी 4/5 यानी minus u by 10 is equal to 0. That means u is equal to 0. यानी ये feasible ही नहीं है ना। चलो ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन के प्रोविजन को थोड़ा चेंज कर, अब क्वेश्चन का प्रोविजन ये कर देता हूँ कि सपोज मैंने क्या किया, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से ये 37 डिग्री रखा, ठीक है, मान लो इसका हाइट कुछ रखा है एनीथिंग 100 मीटर, राइट, तो क्या वेलोसिटी से थ्रो किया जाए सो दैट इस इंक्लाइन पे ये परपेंडिकुलर हिट करे, दैट इज नाउ द क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टली थ्रो करा, हाँ बेटे, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा। हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रो, so this has been thrown horizontal। ठीक है, देखो सर हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी आती है हमारी 0 आती है, तो हम उसको मतलब u माइनस gt करके डालते हैं, तो सर उससे टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ और आता है। आवाज नहीं आ रही है सर, हाँ ना, आवाज तो आ रहा है, मैं लॉजिक समझ नहीं पाया। मतलब vx इज इक्वल टू 0, तो u cos 37 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नहीं तो सॉल्व करो तो ये 0 आ गया ना। फिर अगर तुम चाहते हो वहां पे परपेंडिकुलर, तो इन दैट केस u को 0 करना, ये चक्कर पड़ रहा है। मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट अलग आ रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है ना, मेन चीज ये है कि क्या ऐसे कोई प्रोविजन है या नहीं, दैट वाज द मेन। ठीक है सर, ठीक है ना, चलो इन दिस केस आल्सो दिस 100 मीटर्स इट हैज बीन थ्रोन, और यहाँ पे ये 37 डिग्री पे है और हम चाहते हैं कि परपेंडिकुलर, तो क्या करें? Okay, we already got one answer. I mean, Vishwas, can you explain the answer? Yes, Vishwas. ओ सर रेंज निकालनी है। हाँ जी बेटे। सर नहीं, मैंने कुछ और निकाल दिया, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। अच्छा अच्छा,
यू नो जस्ट फॉर डिस्कशन मैंने क्वेश्चन वो बना दिया. तो लेट्स सी द अप्रोच. सी दैट इज द मेन थिंग. इसको अप्रोच कैसे करें, है ना, दैट वुड बी द मेन थिंग. तो है तो वही चीज कि अगर मैं इंक्लाइन ऐसे बना देता हूं, ऐसे, है ना, तो इन दैट केस इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे है और एक वेलोसिटी ऐसे है. ओके, और एक इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया 6 और इसके अलोंग हो गया 8. तो अगर मैं एंगल देखता हूं तो ये 37 है ना, तो यानी ये भी cos 37, तो यानी ये हो गया 4/5u, ये हो गया 4/5u, है ना, cos 37, ये 37 तो ये भी 37, ये हो गया 4/5u, और ये हो गया 3/5u, ठीक है ना, sin 37 तो 3/5. ओके, अब क्या है कि देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन कितना आ गया 4/5, ये हो गया 4/5, और इसके एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना आ गया ना 6. तो इसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो गया x के अलोंग -6 into t, जो भी टाइम लगा होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. यानी यू नो u आ गया इक्वल टू कितना 15/2 into t, 30/4 यानी 15/2 into t. अब वो t कैसे आएगा? देखो अब मैंने तो क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया उटपटांग से कुछ भी डेटा देके, बट वो t कैसे आएगा? देखो इसके अलावा जो एक्सेलरेशन वो एक्चुअली क्या सर 34 पॉइंट समथिंग आएगा. हाँ, तो इक्वेशन थोड़े से अजीब से है बिकॉज लाइक डेटा हाँ. मैंने रैंडमली दे दिया, बट ऑब्वियसली एग्जाम में क्या करेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक वैल्यू देंगे, है ना. तो फिर क्या होगा, देखो ये जो 100 है तो ये कितना है 37, है ना, तो ये कितना हो गया 100 cos 37 एंड दैट इज इक्वल टू 80. तो यानी 80 इज इक्वल टू u, यानी 3/5 into u, है ना, तो 3/5 into u into t. तो अगर तुम t के टर्म्स में निकालना चाहते हो इट्स अप टू यू, है ना, तो t को लिख लो एज 2u/15, 2u/15 ut प्लस हाफ a मतलब 8 into t स्क्वायर. तो t मतलब हो गया 2u/15 का होल स्क्वायर into प्लस हाफ a t स्क्वायर. t मतलब हो गया 2u/15 का होल स्क्वायर, है ना. तो इतने देर में ये 80 मीटर्स कवर कर. तो यानी इक्वेशन क्या हो गया 80 is equal to ut plus half at स्क्वायर. तो इससे u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, है ना. सो देयरफॉर u स्क्वायर का वैल्यू जो भी है सॉल्व करके आता है. तो उससे क्या होगा u सॉल्व होके आता है. देखिए, so you can easily find out the value of u from this. Got it? तो एक बार u आ गया तो आई थिंक बाकी सब आ ही जाएगा. सर हाँ. सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब बिना, जैसे आपने एक्सेस अलग बना दी सर, मैं उसको वैसे ही कर रहा हूँ y x में ओरिजिनल है सर. देखो उसमें देखो क्वेश्चंस करने के कई अप्रोच हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं कि मना कर रहा हूँ. इट इज जस्ट दैट यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसका एक जनरल रूल ही मान के चलो कि जब भी कोई सरफेस को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है यानी उसके अलोंग द सरफेस का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जीरो करना, दैट इज जनरली सपोज्ड टू बी द यू नो मोर एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग. नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरा जो आया सर, मैंने उन दोनों का जो अलोंग द वो है ना इंक्लाइन वेलोसिटीज मैंने बराबर कर दी, तो फिर वो मतलब जीरो ही हो गया वो उससे. नहीं, सर इस बार जीरो नहीं है. इस बार एक देखो, इस बार पता है क्या है, इसमें थोड़ा एक्सट्रीमली सोचो. सपोज मैं बहुत ही कम वेलोसिटी यानी ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से छोड़ता हूं, तो यानी कि वो सीधा नीचे आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो हिट नहीं कर रहा है ना. दैट्स नंबर 1. अब थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाओ, तो यानी ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर एक जगह 90 डिग्री होगा. फिर मान लो इनफाइनाइट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल, लेट्स, है ना, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी से थ्रो कर ऐसे चला गया, तो भी देखो परपेंडिकुलर नहीं हुआ. तो यानी अब एंगल क्या होगा, उधर वाला एंगल जो है ना ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब मोर देन 90 डिग्री. यानी अभी देखो एंगल एक्यूट है और वहां पे एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, तो यानी बीच में एक पर्टिकुलर जगह पे 90 आ रहा है, यानी एक ही जगह पे होगा, वो बार बार नहीं, ठीक है ना. तो देखो देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू जिसके वजह से ये फिजिबल हो पाएगा. नॉट दैट यू कैन टेक एनी वैल्यू एंड यू विल गेट दैट, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. दैट इज द पॉइंट.
चलो एनीवे, तो लाइक यू आ गया, वंस यू गॉट यू, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन फॉल इन प्लेस, आराम से इसको कर सकते है या नहीं? ठीक है, चलो सर नेक्स्ट उससे भी यही आ रहा है, उससे भी यही आ रहा था, मतलब यही यू की वैल्यू यही आ रही थी। समझे नहीं? मैं ये नहीं करूँ कि एक ही अप्रोच, मैं कह रहा हूँ जनरली देखा जाता है कि अगर मान लो कोई सरफेस को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो इन दैट केस उस सरफेस के अलोंग एक्सिस लगा दो और परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दो, तो दैट इज जनरली सपोज टू बी अ कन्वीनियंट। उससे क्या होता है ना, एक एक्सिस के वेलोसिटी को जीरो करके इमीडिएट इक्वेशन मिल जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं करूँ कि एक ही अप्रोच है, देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन एस्पेशली। ठीक है ना? सर हाँ जी बेटा। सर इसमें जो रेंज होगी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मतलब जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा है उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। रेंज तो बोलते हैं यहीं से मेजर करेंगे, और वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दे विल ऑब्वियसली गिव यू व्हाट इज द सपोज टू बी द रेंज। जनरली क्या होगा ना, यहाँ से कि बताओ रेंज क्या है, सो दैट विल बी पॉइंटेड आउट, डोंट वरी। ठीक है ना, मैं समझ गया। व्हाट यू आर थिंकिंग इज दैट स्टार्ट पे यहाँ पे क्या, तो रेंज तो फिर एक तरीके से देखा तो ये वाला हो गया, दैट कुड आल्सो बी गिवन। सर तो मतलब चाहे कोई भी अगर गिवन होगा तो वो डिपेंड, क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड होगा। जैसे मान लो लेबलिंग कर दिया कि फाइंड आउट द रेंज अलोंग द इंक्लाइन और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने ऐसे एक लूजली वर्ड यूज किया रेंज, सो डोंट वरी। मैं समझ गया, हो सकता है तुमको दिमाग में आ रहा हो कि ये भी तो एक रेंज है भाई, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये है, तो दिस आल्सो सम काइंड ऑफ रेंज। एंड अगर मान लो यहाँ से देखते हो तो दिस आल्सो सम काइंड ऑफ रेंज। अब कौन सा रेंज निकालना है, तो दैट विल बी क्लियरली डिफाइंड इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, दैट यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है ना? चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अच्छा, इसके बाद आता है कि लेट अस से अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल को एक मूविंग ऑब्जेक्ट से थ्रो किया, जैसे सपोज एक हवाई जहाज, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया और ये हवाई जहाज क्यू से जा रहे थे थीटा एंगल। तो अगर मान लो हवाई जहाज का जो ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर तो क्या होता है, पायलट तो जो पायलट है वो अगर इस पत्थर को ऑब्जर्व करेगा, तो यानी यहां से एक पत्थर को जस्ट रिलीज कर दिया, रिलीज किया गया, ठीक है ना? सो हाउ विल द पायलट ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल? सर रिलीज मतलब उनके हिसाब से रेस्ट पे हो रही है या फिर बस मतलब वहीं से रिलीज कर दिया, फिर वो भी एक रिलीज मतलब होता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है और बस छोड़ दिया मैंने, अब उसका जो करना है वो करेगा। ठीक है ना? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिलीज। रिलीज का मतलब होता है मैंने अपना कोई एफर्ट नहीं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ या ऊपर नीचे, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैं बस एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा था और मैंने बस रिलीज कर। प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, पर सर वो एग्जैक्ट उसकी टिप की लाइन के अंदर ही होगा मतलब। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज हाउ विल द पायलट ऑब्जर्व दिस प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल होगा वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि चलता हुआ ऑब्जेक्ट से आपने थ्रो किया। हाउ विल द पायलट वर्टिकल लाइन में एग्जैक्ट सर, वर्टिकल लाइन में दिखेगा या तो ऊपर या फिर नीचे सर, एग्जैक्ट ऊपर मतलब नीचे होगा सर, नीचे पर एक बार ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है, मतलब कह सकते हैं टाइप से। ओके, नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिबेट काइंड ऑफ कि ऊपर होगा नीचे होगा। ओके, सर बट एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन में तो आएगा सर, सेम वर्टिकल लाइन मतलब सर। ये ऊपर नीचे का भी डिबेट सेटल कर दिया जाए। देखो नीचे होगा, हाँ नीचे होगा, हाँ एग्जैक्टली, यानी हमेशा ही नीचे हो। इनफैक्ट देखो, याद करके देखो, जब हमने वर्टिकल मोशन में रिलेटिव मोशन किया था तो एक चीज हमने हाईलाइट किया था, इज दैट कि ए रिलेटिव हमेशा जीरो है ना। ए रिलेटिव विल बी व्हाट, ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होगा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स, तो लाइक टू ऑब्जेक्ट्स अगर फ्री फॉल कर रहे हैं, इन दैट केस ए रिलेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो। तो लेटस से, मैं अभी इस पे नहीं आ रहा हूं, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। लेटस से एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, एक ऑब्जर्वर है, वो खुद फ्री फॉल कर रहा है और उसने कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को लेट से थ्रो कर दिया या लेट से रिलीज कर दिया या समथिंग लाइक दैट, कुछ कर दिया, और ऑब्वियसली उसके रिलीज करने के बाद या थ्रो करने के बाद वो भी फ्री फॉल करेंगे, है ना। तो देयरफॉर in such a case what will happen, a relative will be equal to 0, है ना। अच्छा, वो तो लिख दिया मैंने। and therefore the motion observed will depend only on what? Will depend on u relative,
यानी इनिशियली कैसे उसको थ्रो किया गया, थोड़ा समझो इसको। सपोज जो ऑब्जर्वर है वो खुद फ्री फॉल कर रहा है और जिसको थ्रो किया गया है वो भी रिलीज कर दिया गया एक तरीके से, तो यानी वो भी फ्री फॉल कर रहा है, यानी ए रिलेटिव तो हो गया 0। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व क्या करेंगे, दैट विल डिपेंड टोटली ऑन यू रिलेटिव। जैसे मैं सपोज फ्री फॉल कर रहा हूं और मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भी हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि रिलीज करने का मतलब क्या होता है, यू रिलेटिव 0 हो गया। तो जैसे जैसे मैं जाऊंगा, जहां पे मैं जाऊंगा, जिस तरीके से मैं ट्रेवल करूंगा, ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने थ्रो कर दिया कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, इन दैट केस क्या होगा, वही इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी मुझे हमेशा नजर आए। दिस इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग फ्री फॉल। पर ये वाले केस में ऐसे नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये तो हो गया फ्री फॉल, लेकिन जो हवाई जहाज है, लेट अस से दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, इस पर्टिकुलर केस में यू रिलेटिव 0 हो गया। क्यों? हमने रिलीज किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फिर, डिस्प्लेसमेंट विल बी यू रिलेटिव, or rather relative displacement क्या, u relative into t plus half a relative into t square। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, ये देखो, तो therefore u relative हो गया 0। रिलीज करने का मतलब होता है कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, दैट इज द मीनिंग। ये 0 हो गया, तो बचा क्या, हाफ a relative into t square, यानी s relative is equal to half into minus g j cap, ठीक है ना, minus g j cap into t square। यानी what will be the observation of the displacement of the object as seen by the observer, देखो purely minus g into t square, यानी starting से क्या होगा, vertically downwards। यानी if the object is being observed by the observer continuously, यानी if the object is being observed by the observer continuously, तो क्या हो जाएगा, the object will have a continuous vertically downward motion, and that is what this expression turns out to be। यानी दो अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वर भी फ्री फॉल कर रहा है ना, इन दैट केस a रिलेटिव 0 हो गया। इन दैट केस व्हाट द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व विल ओनली डिपेंड ऑन u रिलेटिव। और अगर मान लो एक ऑब्जर्वर है लेकिन वो फ्री फॉल नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, जैसे इस केस में हवाई जहाज में है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इन दैट केस क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड इट विल बी ओनली सीन व्हाट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे होगा, ये हवाई जहाज है, पत्थर ऐसे जाएंगे, हवाई जहाज ऐसे जाएंगे, पत्थर ऐसे जाएंगे, कैसे, कुछ इस तरीके ये होगा। लेकिन हमेशा देखना एक दूसरे के नीचे, this is what is going to happen। सर बट यानी अगर पायलट मान लो पत्थर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से, तो दैट केस क्या होगा, जब पायलट यहाँ पे पत्थर यहाँ, जब पायलट यहाँ पे पत्थर यहाँ पे, पायलट यहाँ पे पत्थर यहाँ पे, पायलट यहाँ पे पत्थर यहाँ, पायलट यहाँ पे पत्थर यहाँ, इस तरीके से इसके नजर। यानी अगर वो पत्थर को देख रहा है तो उसको पत्थर सीधा ऐसे नीचे नीचे जाते हुए। दैट इज टिपिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। हैव अ लुक। हाँ बेटे कुछ बोल रहे थे। सर मैं कह रहा था सर, इसका रिलीज का मतलब ये नहीं है कि उसको जस्ट ड्रॉप करा है तो सर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। नहीं, रिलीज का मतलब होता है पकड़ के रखा था, छोड़ दिया बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलीज का मतलब होता है कि the initial velocity of the object will be same as that of the system from which it has been released। तो ड्रॉप और रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, ठीक है ना। ड्रॉप या रिलीज का मतलब होता है, ड्रॉप या रिलीज का मतलब होता है क्या, your relative initially will be equal to 0। ये इसका मतलब, प्लीज अंडरस्टैंड। कई बार हमें ड्रॉप का मतलब लगता है कि एज इफ की इनिशियल वेलोसिटी 0, ये जरूरी नहीं। जैसे मान लो तुम अगर एक बस के अंदर बैठे हो, तुम खिड़की के बाहर हाथ रख लो और एक पत्थर को गिरा दो, तो अब बस तो चल रहा था और पत्थर भी चल रहा था, लेकिन रिलेटिवली नहीं चल रहा था, तो इसलिए रिलीज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्थर का वेलोसिटी रिलेटिव टू द बस या रिलेटिव टू द हैंड या रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ द बस। इसलिए देखो मैंने वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। मैंने क्या कमेंट किया, यू रिलेटिव इनिशियली विल बी इक्वल टू, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज।
ठीक है ना? तो देयरफॉर ड्रॉप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ड्रॉप का मीनिंग का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। सर वैसे पायलट को प्लेन चलाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। That's a different matter. लेकिन you know if you read that atom bomb dropping, तो उसमें जो पायलट थे उन्होंने बाद में शायद कोई मेमोयर लिखे थे या कोई किताब लिखे थे कि वो जो कुछ पल थे एटम बम ड्रॉप करने से लेके एटम बम के एक्सप्लोजन तक, तो वो उनको जिंदगी भर हॉन्ट किया। तो therefore he was observing also what was happening with that atomic bomb. तो therefore पायलट जरूर हवाई जहाज उड़ाने में फोकस करते हैं, बट at times such shocking incidents also do happen. ठीक है ना? चलो anyway आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कल तो नहीं बट मंडे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और डिस्कशन बचे हैं, प्रोजेक्टाइल में अभी 2-3 क्लास लगेंगे। हाँ बेटे। सर मैं कह रहा था सर दोनों की नीचे एक्सेलरेशन है तो सर रिलेटिव ये मुझे नहीं पता। अगर मान लो दोनों की फ्री फॉल है तब तो एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 हो गया, पर ये हवाई जहाज वाले केस में नहीं है। क्यों? हवाई जहाज तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन। इसलिए देखो मैंने क्या निकाला, एस रिलेटिव, क्योंकि एस रिलेटिव इज व्हाट आई सी एक्चुअली एज एन ऑब्जर्वर, समझे ना? इसलिए देखो एस रिलेटिव क्या है, पूरा पूरा माइनस जी आया और टी स्क्वायर यानी समय के साथ बदलेगा और माइनस जी के हिसाब से चलेगा। So that's what is going to happen in this case. ठीक है? चलो, I think let's end the discussion here. We'll carry on Monday with something new. I mean, till then, enjoy the weekend. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, bete. Have a good सर day. एक Bye bye. बार साइड होना सर, वो देखना है, एक चीज देखना है सर। चलो ठीक।